हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपकी पहली कविता है देवसेना का गीत, इसकी बहुत ही आसान व्याख्या करवाने वाला हूं और आपको फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। भाई पूरी कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है और नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको बाकी सब्जेक्ट के नोट्स भी आपने जो है मिल जाएंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर लेना, आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स ज़रूर दिया जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं आज की कविता की तरफ। तो आज की जो हमारी कविता है, पहले आप उसका इंट्रोडक्शन समझो कि वो किस बारे में है। देवसेना का गीत लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, ठीक है। उनका एक नाटक था स्कंदगुप्त नाम से। तो स्कंदगुप्त नाटक जो इन्होंने लिखा था, वहां से ये गीत निकाला गया है। और देवसेना है कौन भाई? ये बाहुबली वाली देवसेना नहीं है, ये दूसरी देवसेना है। और ये मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी, यानी कि मालवा प्रदेश जो था वहां के राजा बंधु वर्मा की ये सिस्टर है। और जब युद्ध हुआ था, हूणों ने आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इनके परिवार में इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। अब ये जो पूरा गीत है, इसमें आपको इंटरेस्ट भी आ सकता है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ सैड गीत है, जिसमें आप जो है किसी से प्यार करते हो, वो आपसे नहीं करता। एक टाइम आता है कि जब आप बिल्कुल गिव अप कर चुके होते हो, तब आपका वो पुराना प्यार लाइफ में वापस आता है। तब आपके पास उतनी एनर्जी नहीं होती कि आप वापस वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर सको। काइंड ऑफ ऐसी ही ये पूरी एक जो है कविता है। तो देवसेना किससे प्यार करती थी? स्कंदगुप्त नाम के राजा से प्यार करती थी, बहुत एकदम, ठीक है। और स्कंदगुप्त जो है वो मालवा के धन कुबेर की बेटी विजया से प्यार करता था। भाई ये था गोल्ड डिगर। अब आप ये मान के चलो कि ये इसको प्यार है किसी और महाराजा की उससे, लड़की से। और ये जो है देवसेना, ये बेचारी इसके प्यार में। समझ रहे हो यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ चल रहा है ट्रायंगल। एक तरफ देवसेना, एक तरफ जो है मालवा का राजा बंधु वर्मा, ओ सॉरी जो वो स्कंदगुप्त, और एक तरफ है स्कंदगुप्त जिससे प्यार करता है विजया। तो ये पूरी कहानी है। देवसेना बेचारी रोती रहेगी, रोती रहेगी, रोती रहेगी कि मेरा जो है प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये देवसेना, ठीक है, और ये स्कंदगुप्त, इन दोनों की एक कविता है। आपको इंट्रो से ही समझ आ गया होगा अंदर क्या होने वाला है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देवसेना जो है वो बहुत निराश थी। देखो यहाँ पे लिखा है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो देवसेना कहती है कि उसका पूरा जीवन जो है वो दुख और कष्टों से भरा हुआ है। इस लाइन में वो ये बताना चाह रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। और क्या है कि मेरा पूरा परिवार जो है वो खत्म हो गया, और जिससे मैंने प्यार किया उसी ने मुझे ठुकरा दिया। और मैं अपना जो पूरा यौवन का मेरा टाइम था, जो मेरी जवानी थी, जो मेरा यूथ का टाइम था, वो तो मैं इसी भ्रम में रही कि भाई वो भी मुझसे प्यार करता होगा। तो अब देवसेना को अपनी नादानियों पर पछतावा हो रहा है कि भ्रमवश मैंने जो किया था वो बहुत ही मैंने गलत किया था। और वो कहती है कि आज मैं इतना दुखी हूं कि मेरे दुख से दुखी होकर ये जो शाम है वो भी आंसू बहा रही है। यानी कि देवसेना जीवन के दुखों से लड़ते लड़ते थक गई है। और वो कहती है कि उसकी जो पूरी जीवन यात्रा हुई है पूरी, उसमें सिर्फ उसका अकेलापन जो वो है वही उसका साथ दे रहा है। बस वो अकेली है और आंसू भी बस उसके साथ हैं, और कोई भी उसके साथ में नहीं है देवसेना के साथ में, ठीक है। और इसी वजह से देवसेना बहुत ज्यादा निराश है। और देवसेना अपने ये जो गीत के माध्यम से प्रायश्चित कर रही है। वो कह रही है मैंने बहुत गलत किया, उस बंदे से प्यार करके उसको प्रपोजल देके गलत किया। और वो भ्रम में जीती रही कि अंत में उसे बहुत दुख होता है। वो इसी भ्रम में जीती रहेगी, यार कभी ना कभी मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, कभी ना कभी वो बंदा भी मुझे यस बोल देगा। लेकिन देखो बेचारी की किस्मत खराब है, बंदा तो किसी और के साथ प्यार करता है और वो डिक्लाइन कर देता है ऑफर को। लेकिन ये अब इस भ्रम में है कि भाई कभी ना कभी मेरा प्यार आएगा। एक टाइम बाद इसकी भी एज हो जाती है, इसकी भी वो जो एज होती है अट्रैक्शन की वो खत्म हो जाती है। इसको समझ आता है यार मैंने जीवन में जो भी किया था वो बहुत गलत किया था, वो मैंने भ्रमवश किया था। ओके, फिर क्या होता है आगे देखो। आगे के मैं आपको पंक्तियां बताता हूं। एक तो इसको पछतावा हो रहा है, देखो। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में,
पथिक उनिंदी सूती में किसने यह विहाग की तान उठाई। लगी सा तृष्ण दीठ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। अब ये देखो, जिस भी गीत में ये आता है ना लिखा हुआ आह, ये क्या है, ये दुख को दिखा रहा है काइंड ऑफ। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में भी आया था कि आह वेदना, ये जो आह वर्ड होता है ना, ये अक्सर दुख में यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देवसेना को अपने बीते पलों की याद आती है। देखो भाई, अब वो थोड़ा सा पीछे जाती है और वो सोचती है कि जब उसने अपने प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए परंतु वह सफल नहीं हुई। उसने खूब कोशिश करी कि भाई जो है स्कंदगुप्त, मेरे प्रेम को एक्सेप्ट कर लो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। करता ही नहीं वो बंदा एक्सेप्ट। अब उसने नहीं किया। आज वही प्रेमी, जब देवसेना की उम्र बीत गई स्ट्रगल करते करते, अब वो आके कहता है कि हे देवसेना, मैं तुमसे प्रेम निवेदन कर रहा हूं, देखो ये बैठा हुआ है। अब देवसेना भाई क्यों करेगी तुझे एक्सेप्ट, है ना। जब उसको करना था तब तूने किया नहीं एक्सेप्ट। अब जब उसकी एज निकल गई है, तुझे हर जगह से धोखा मिला, आज तुझे देवसेना याद आ रही है। तो अक्सर ऐसा ही होता है, जीवन के जो दुख है ना, इसके दुखों से देवसेना बहुत दुखी है और उसको ये बिल्कुल भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना, उसको ये प्रेम निवेदन मानना ही नहीं है। वो कहती है कि भाई मैं क्यों तेरा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करूं, जब मेरी एज थी, मेरा मन था, तब तूने किसी और से प्यार किया, मेरे को इग्नोर किया, तो अब मैं भी इग्नोर करूंगी तुझे। तो वो खुद को दूसरों की नजरों से बचाए रखती थी। कहते हैं ना लॉयल, लॉयल गर्ल। और क्या कहते हैं, ग्रीन फ्लैग, है ना। क्या होता है इसका मतलब, ग्रीन फ्लैग गर्ल में वो किसी और से बात नहीं करती थी, खुद को बचाए रखती थी दूसरों की बुरी नजरों से, किसी से भी क्लोज नहीं होती थी, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कोस रही है कि मेरी आशा आह बावली, मेरी जो आशाएं थी, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, वो ही बावली हैं, मुझे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए था भाई किसी से। क्योंकि अक्सर जब हम एक्सपेक्टेशंस बढ़ाते हैं ना अपनी, तभी अपने को तो दुख मिलता है। हम किसी से कुछ एक्सेप्ट करते ही, मतलब एक्सपेक्ट करते ही क्यों हैं, हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। वो कहती है कि जब मुझे स्कंदगुप्त की जरूरत थी तब उसने इनकार कर दिया, तब उसने भगा दिया कि नहीं मेरे को नहीं करना तेरे साथ। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। अगर अब मैंने उसके प्रेम निवेदन को मान लिया तो मैं अपने जीवन की तपस्या रूपी कमाई को खो दूंगी, जो मैंने इतने साल प्यार ठुकरा कर, एक वो है ना, ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो यहाँ पे उल्टा कर दो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। कि भाई अगर मेरे को एक्सेप्ट नहीं किया था तो अब तू ये देखेगा कि मैं भी तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अगर मैंने तुझे एक्सेप्ट कर लिया तो इसका ये मतलब है कि भाई मेरी जो तपस्या है, जो मैंने स्ट्रगल किया इतने टाइम तक, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। तो भाई मैं तो एक्सेप्ट करने वाली हूं नहीं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लड़ाई, लौटा लो यह अपनी थाती मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी यह मुझसे इससे मन की लाज गवाई। अब देखो भाई, इसमें आगे क्या कहती है देवसेना दुनिया वालों को। देवसेना का जीवन आपको पता है दुखों से डूबा हुआ है बेचारी। एक तो उसका परिवार मारा गया, उसका पहला पहला प्यार उसको नहीं मिला, और वो जानती है कि वो बहुत कमजोर है, लेकिन वो हार नहीं मानती, वो संघर्ष कर रही है, संघर्ष नहीं रुकेगा। अंत में संसार वालों को कहती है, सभी को, कि दुनिया वालों सारे के सारे सुन लो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये संसार इस प्रेम को वापस ले लो, मैं इसे नहीं संभाल सकती, मैं लज्जित महसूस कर रही हूँ, ये जो प्रेम निवेदन करने आया है भगाओ उसको, ये प्रेम अब मुझे नहीं चाहिए। कोई भी संसार का व्यक्ति मुझे कोई प्रेम देने की कोशिश ना करे, अब मैं अकेले ही, मेरा अकेलापन ही मेरे लिए काफी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो देवसेना अब जीवन के संघर्ष से बहुत ही निराश हो चुकी है, पर वो हार नहीं मानने वाली है। तो स्कंदगुप्त से प्रेम करने के कारण उसे लज्जित तक होना पड़ा था, कि वो भाई बहुत ही शेमफुल महसूस कर रही है, शर्म आ रही है उसे, लज्जा आ रही है कि मैंने क्यों प्यार किया इस बंदे से, जब इसको मेरे प्यार की रिस्पेक्ट ही नहीं करनी थी। ओके, तो इस तरीके से देखो भाई, ये पूरी की पूरी ना आपकी कविता चलती है। बेसिकली मैंने आपको बता दिया,
इसका जो इंट्रो था आप एक बारी इसको याद रख लेना बस, कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक था, ठीक है। जो इनका नाटक था ना, उस नाटक का नाम था स्कंदगुप्त, उसी के ये कैरेक्टर हैं सारे, ठीक है। देवसेना भी है, एक लड़की है, इसकी फैमिली से आती थी, तो वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। और देखो इनकी पूरी फैमिली मारी जा चुकी थी ऑलरेडी, के ऊपर बेचारी के ऊपर बहुत दुख थे। और इतने दुखों के साथ साथ अब उसके ऊपर एक दुख ये भी आ गया कि भाई इसका जो प्रपोजल था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से कविता की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ लेना, फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे देना, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से आपकी जो कविता है कार्नेलिया का गीत, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं, और आपको पीडीएफ नोट्स भी फ्री में दे दिए जाएंगे। तो आज का जो हमारा गीत है वो है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया कौन है ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी आपको ये गीत समझ में आएगा। तो भाई देखो, कार्नेलिया कौन है, ये गीत भी जयशंकर प्रसाद जी ने ही लिखा है, जैसे देवसेना का गीत लिखा था, ये भी एक नाटक से लिया गया है। इस नाटक का नाम है चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त नाटक से कार्नेलिया का गीत कविता को लिया गया है, जो आपके सिलेबस में डाला गया है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है, ओके। तो ये ग्रीक है, ये बाहर से आई है, तो ये इसके बारे में है। और जब वो यहाँ पे आती है कार्नेलिया, तो वो भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो उसको बहुत अच्छे से देखती है और उसका वर्णन बहुत अच्छे से करती है। यानी कि उसको यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद आ गई है इंडिया की। अब देखो आगे होता क्या है। जो कार्नेलिया है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से प्यार भी करने लगी थी। और बताओ, वो जब हमारे यहाँ पे आई तो हमारे यहाँ पे जो राजा थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो वो उनसे लव भी करने लगी थी। तो उनको इंडिया और प्यारा लगने लगा, वो इंडिया में ही रहना चाहती थी। भारत देश उन्हें बहुत प्यारा लगता है। और क्या होता है, इस कविता में वो भारत की विशेषताएं बताती हैं कि भारत उनको कैसा लगा जब वो यहाँ पर आई, तो उनकी नजर में इंडिया कैसा था। तो देखो ये आपकी पूरी कविता है, चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। और सरस तामरस गर्भ विवाह पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। आप यहां तक समझो पहले कि इसमें ये क्या कहना चाह रही है, ठीक है। देखो, हमारा देश जो है भारत, वो लालिमा और मिठास से भरा है। आप जब सुबह गांव में निकलो या कहीं ऐसी जगह पे जहां सूर्य उदय दिखे, तो चारों तरफ लाल 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 आपको लालिमा देखने को मिलेगी। लोगों में इतनी मिठास है कि यहाँ सुबह जब सूरज उदय होता है तो पृथ्वी पर पूरे तरफ लालिमा हो जाती है। और इस देश में तो अनजान लोगों को भी एक सहारा मिलता है। जैसे कि मान लो कोई अनजान भी बाहर से आता है, तो हमारे यहाँ की माताएं बहनें उनको खाना देती हैं भाई बोलकर। तो हमारे यहाँ पे तो अनजानों का भी आदर सत्कार होता है। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ पे अतिथियों को भगवान माना गया है। तो यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि अनजान लोगों को भी पनाह देते हैं। फिर उसके बाद आगे कार्नेलिया लिखती है कि भारत एक विशाल हृदय वाला देश है। कार्नेलिया बैठी है सिंधु नदी के तट पर, देख रही है सब कुछ, और वो कहती है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका दिल बहुत बड़ा है। कार्नेलिया भारत की प्राकृतिक सुंदरता या सौंदर्य को बताते हुए कहती है कि यहाँ जब सूर्य उदय होता है, तो सूर्य उदय के समय सरोवरों के अंदर जो कमल के फूल हैं वो खिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तालाबों के अंदर, या आप जैसे आप देख पा रहे हो, कमल के फूल खिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। और जब सूर्य उदय होता है तो कमल के फूल खिलकर अपनी सुंदरता बिखेरते हैं। जब वो फूल ऐसे खिलते हैं तो वो और सुंदर लगता है माहौल। और सूर्य की किरण उन पर नाचती सी दिखती है, लगता है मानो कि सूर्य की किरणें नाच रही हैं इन कमल के ऊपर। इतना गोल्डन गोल्डन सा लगता है सब कुछ। तो यहाँ का सारा जीवन भारत का बहुत ही सरल है, मन को सुकून देने वाला है। आप अगर भारत में कभी आओगे तो आपके मन को एक शांति मिलेगी, आपको लगेगा कि आप यहीं पे ही रह जाओ, ये ऐसा बताती है, ठीक है भाई। अब आगे देखो क्या है। फिर वो देखो, भारत की हरियाली, आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है ना। तो यहाँ पे कृषि बहुत होती है। तो वो कहती है कि यहाँ पे हरियाली है, चारों तरफ खेत खलियान बाग बगीचे। तो भारत की हरियाली से भरी जमीन पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो लगता है जैसे हर तरफ किसी ने मंगल कुमकुम बिखेर दिया हो। क्योंकि देखो, कुमकुम भी लाल कलर का ही होता है थोड़ा सा, है ना, कुमकुम।
और जब ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लगता है कि चारों तरफ लाल लाल किसी ने मंगल कुमकुम बिखेर दिया हो। फिर उसके बाद वो कहती है कि जब मैंने देखा यहाँ पर पक्षी अपने छोटे छोटे इंद्रधनुष के जैसे पंखों को फैलाए हुए हैं, देखो भाई ये पक्षी हैं और इनके पंख रंग बिरंगे इंद्रधनुष के जैसे, जब ये सुंदर सुंदर छोटे छोटे खग पक्षी उड़ते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा लगता है। वो पूर्व दिशा की ओर उड़ते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, और जिस तरफ भी वो जा रहे हैं वो अपना घर समझते हैं सभी एरियाज को, तो भारत ही उनका घर है। यानी कि जब कोई यहाँ पे आता है पश्चिमी देश का भी, तो वो पूर्व की ओर यानी कि इंडिया की तरफ आकर उसको ही अपना घर मानने लग जाता है। तो ये पक्षियों के माध्यम से बताने की कोशिश करी गई है। अब मैं आपको आगे की लाइनें पढ़ के बताता हूं, तब उसकी हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ लिखा है, लघु सर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वो रेनबो जैसे पंख लेकर, है ना। अब देखो, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते, मंदिर नहीं मदिर, मदिर ऊंगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। तो अब इन लाइनों की एक्सप्लेनेशन समझो कि भाई इसमें क्या बताया गया है। तो देखो, कार्नेलिया कह रही है कि भारत के लोगों के जो नेत्र हैं, यानी कि भारत के लोगों के आंखों में बहुत ज्यादा प्यार है, करुणा, प्यार से उनकी आंखें भरी हुई हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, यहाँ के लोगों की आंखों में दूसरों के लिए भी करुणा का भाव रहता है। बाहर से कोई आता है हम उसका आदर सत्कार करते हैं, ठीक है, ये हमारा कल्चर है इंडिया का। और आगे वो क्या बताती है, कार्नेलिया कहती है सुबह सुबह के समय प्रातः काल, यानी कि जो बिल्कुल मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, तो वो कहती है कि वो इतना सुंदर टाइम होता है कि जब रात भर जागने के बाद तारे भी लगता है मस्ती में ऊग रहे हैं, सो रहे हैं, तारे सारी रात चमकते हैं, सुबह सुबह जब धूप निकलने वाली होती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो तारे हैं ऐसे थोड़े 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 एकदम फेड होते हुए दिखते हैं, लगता है अब वो भी नींद में है, वो भी अब सोने जाएंगे। तो ऐसा लगता है सुबह होती है, और सुबह होने का मतलब है उषा, यानी कि मॉर्निंग हो रही है। और उषा रूपी नायिका, इसमें मॉर्निंग को क्या किया गया है, इसका मानवीकरण कर दिया गया है। मॉर्निंग है वो कुछ ऐसी दिखती है कि जब वो मॉर्निंग, जैसे कि मान लो कि एक देवी है, वो सभी जगह पर गोल्डन 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 सब कुछ बिखेर देती है और यहाँ पे सूर्य उदय हो जाता है, एक कलश लेकर सुनहरा, ये आती है मॉर्निंग, और चारों तरफ सुख 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 फैल जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो मॉर्निंग है इसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि इसके हाथ में गोल्डन कलश है, और जब ये अपनी किरणें बिखेरती है तो चारों तरफ सुख ही सुख आ जाता है। समझ लो मानवीकरण किया है मॉर्निंग का, है ना, और भारत की धरती पर लुढ़का देती है, ये इसमें बताया जा रहा था। तो सुबह सुबह जब होती है, तो प्रातः काल जब होता है, तो भारत के लोग सुखी तथा खुशहाल दिखाई देते हैं। हर कोई बहुत एकदम हैप्पी 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 सा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। जो आता है उसको हम वेलकम करते हैं, और फॉरेनर्स की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अपने यहाँ का कल्चर दिखाते हैं, उनको हम खाना खिलाते हैं। तो कार्नेलिया भी तो यहाँ पे बाहर से ही आई थी, वो कौन थी, ग्रीक थी, शी वॉज ग्रीक, यानी कि यूनानी। और यहाँ पे वो आई थी, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस उसके पापा थे। तो जब वो यहाँ पे थी तो उस टाइम पे वो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य है उससे प्यार भी करने लग गई थी। ये सारी की सारी जो इसने कहानी सुनाई है ना, ये इंडस रिवर पे बैठ के इसने सुनाई है, यानी कि सिंधु नदी पे बैठकर इसने ये सारा नज़ारा देखा था, सिंधु नदी पर बैठकर। ठीक है जी। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है ये कविता का वो था, व्याख्या मैंने जो आपको करवाई। अब अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ लेना, फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो को लाइक करें पसंद आई है तो भाई, और वीडियो को शेयर भी कर देना, आपकी मेहरबानी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।